द ऑक्साइड दैट गिव्स H2O2 ऑन ट्रीटमेंट डाइल्यूट एसिड। बोल रहा है कि कौन सा इसमें से ऑक्साइड है जब हम डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट H2SO4 से ट्रीट करते हैं तो वो H2O2 क्या हमें प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम वन बाई वन एक एक ऑक्साइड का H2SO4 के साथ रिएक्शन देखते हैं, डाइल्यूट H2SO4 के साथ। जब PbO2 का डाइल्यूट H2SO4 के साथ हम रिएक्शन कराएंगे, डाइल्यूट H2SO4 के साथ जब रिएक्शन होगा तो इसका प्रोडक्ट बनता है आपका PbSO4 प्लस H2O प्लस हाफ O2। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड वाले का। सेकेंड उसमें क्या था, उसने Na2O2 था, Na2O2 का डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, तो ये बनाता है आपका Na2SO4 प्लस H2O2। ठीक है, अब हम थर्ड देखते हैं, थर्ड वाले का। थर्ड कौन सा था अपना, MnO2 का डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन देखते हैं। जब डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन होगा तो ये बनाएगा आपका MnSO4 और प्लस H2O प्लस हाफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब जो हम देखते हैं आपका ये चौथा कौन सा था, TiO2 का। ठीक है, TiO2 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, TiO2 का डाइल्यूट H2SO4 से जब रिएक्शन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनता है आपका, बनेगा TiSO4 होल ट्वाइस प्लस H2O। तो उसने हमसे पूछा था कि कौन से में से आपका H2O2 प्रोड्यूस होगा, तो H2O2 बस हमारा इस वाले में प्रोड्यूस हुआ है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है, बी ऑप्शन Na2O2। तो हमारा Na2O2 करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, हेलो गाइस, तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आपका जो हेवी वाटर होता है, हेवी वाटर जो कि होता है आपका D2O, ठीक है, वो कब फ्रीज होता है, मतलब उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपका क्या है। ठीक है, तो गाइस आपका जो हेवी वाटर होता है D2O, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो आपका होता है 3.8 डिग्री। ये आपको याद रखना पड़ेगा बिकॉज ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि आपका जो D2 होता है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि वो फ्रीज होता है एट एट 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, थैंक यू। Hello everyone, so the question we are having is a solution of sodium metal in liquid ammonia is strongly reducing due to the presence of, right? So we have a question that a solution of sodium metal in liquid ammonia, right? So in liquid ammonia it is of reducing nature. So what is this is due to the presence of, we have four options right here, right? So if we talk about first of all the solution of sodium metal in liquid ammonia, right, it is strongly reducing, or you can say if we write what is the reduction. So we are having let us understand what is reduction. So we know that reduction means gain of electron, right? So this is due to the presence of solvated electron, right? So this is due to the presence of solvated, right, solvated electrons. So what does this mean? This means that the solvated electron, it supplies electron for reduction. So solvated electron supply electron for reduction, right? Let's say reduction. And now the solvated electron is a free electron in the solution and it is the smallest possible anion, right? So solvated electron occur widely through, they often not observed directly. The deep color of the solution of alkali metal in ammonia arises from the presence of solvated electrons too, right? So what we can say? We can say that the solution of sodium metal in liquid ammonia is strongly reducing due to the presence of sodium metal. It is not correct. We have seen that hydride is not correct, amide is not correct. We have seen that it is of due to solvated electron, right? So correct answer for this question, it is option D. Thank you. तो गाइस हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि द पेयर्स ऑफ रिएजेंट्स दैट यील्ड पैरामैग्नेटिक स्पेसिस इज आर। ठीक है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन से पेयर के रिएजेंट्स हैं जो कि हमें
जो पैरामैग्नेटिक स्पीसीज देंगे, मतलब पैरामैग्नेटिक प्रोडक्ट्स देंगे। ठीक है, तो अगर हम एक एक करके सबको चेक करें तो हमारा सबसे पहले है सोडियम और एक्सेस ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेस ऑफ अमोनिया में, इसको हमें पता है कि इसको अगर हम इसमें सोडियम को अमोनिया में डिजॉल्व करते हैं तो ये अमोनिया जो है हमारा आयनाइज कर लेता है, और आयनाइज करके हमें बना देता है ये अमोनिएटेड सोडियम आयन, और इसके साथ बना लेता है ये एक अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ से सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला ये बना लेता है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। और कोई भी जो स्पीसी होती है वो पैरामैग्नेटिक क्यों होती है? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अनपेयर्ड होते हैं और फ्री होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमें अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन मिलता है इस सोडियम में, अमोनिया में सोडियम का जो सॉल्यूशन होता है इसमें हमें अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन मिलता है। इसी की वजह से क्या होता है कि ये सॉल्यूशन हमारा पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन जो है सोडियम और एक्सेस ऑफ अमोनिया हमें पैरामैग्नेटिक स्पीसीज दे रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन देखें तो ये कह रहा है पोटेशियम इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये था हमारा ए, और बी में है पोटेशियम विथ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो पोटेशियम हमें पता है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बना लेता है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। और ये जो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड होता है हमारा, इस पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में हमारे पास सुपर ऑक्साइड का एनायन होता है, और ये जो सुपर ऑक्साइड का एनायन होता है इसमें हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अगर इसकी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की 16 और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है तो 17। ठीक है, तो ये इसकी अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे तो ये वो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 और पाई 2py2, और जो हमारा एंटी बॉन्डिंग पाई आएगा 2p पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ कितने हो गए, 4 और 4 8, और ये 12 और ये 14, और यहाँ पे हमें 3 इलेक्ट्रॉन करने हैं तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इसी वजह से क्या होता है कि ये जो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड होता है ये हमारा क्या होता है, एक पैरामैग्नेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है, तो यहाँ से बी ऑप्शन भी क्या है हमारा, ये बी के पोटेशियम और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन भी हमारे पैरामैग्नेटिक स्पीसीज दे रहे हैं, तो बी भी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और अगर सी देखें तो सी कह रहा है कॉपर विन डाइल्यूट HNO3। ठीक है, तो यहाँ पे अब कॉपर और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में हमें क्या क्या मिलता है पहले तो वो देखते हैं, और फिर देखेंगे कि वो हमारा पैरामैग्नेटिक है कि नहीं है। तो इसको अगर हम कॉपर को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में डालते हैं तो हमें मिलता है कॉपर नाइट्रेट, और इसके साथ नाइट्रिक एसिड और साथ ही वाटर। ठीक है, और इसको अगर हम बैलेंस कर ले पहले तो ये 3 2 4। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिला कॉपर नाइट्रेट, वाटर और नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, और यहाँ पे हमारा पैरामैग्नेटिक स्पीसी कौन सा है,
तो वो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो अगर हम यहाँ पे अपने नाइट्रिक ऑक्साइड की लेविस स्ट्रक्चर लिखेंगे तो वो कुछ ऐसी होगी। ये 2 बॉन्ड इससे बनाएगा और बच्चे कितने ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 बॉन्ड बनाने के पास कितने बचे इसके पास 5 होते तो 3 बचे। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बिल्कुल भी अकेला है और ये अनपेयर्ड है। ठीक है, और इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से हम देखते हैं जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है हमारा ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम देख रहे हैं हमारे पास सी से भी अगर हम कॉपर और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड मिला के भी हमने देखा कि हमारे पास क्या मिले, हमें पैरामैग्नेटिक स्पीसीज मिले, नाइट्रिक ऑक्साइड मिला, तो हमारा सी ऑप्शन भी करेक्ट होगा। ठीक है, अब अगर हम डी देखें तो डी में हमें और क्या करना है, ऑक्सीजन और 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल मिला रहे हैं हम। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा पहले तो ये देखते हैं। तो पहले तो एंथ्राक्विनोल देखते हैं, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल, इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। तो हमारा 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल कुछ इस तरह होता है और यहाँ पे होगा, ये हो गया हमारा एंथ्राक्विनोल और ये 1 और 2 में इथाइल। ठीक है, ये हो गया हमारा 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल। और इसमें अगर हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, मतलब कि ये जो OH बॉन्ड दिख रहे हैं हमें दो, इनको ये कीटोन में चेंज कर देगा। ठीक है, और इसके साथ हमें मिलेगा हाइड्रोजन परऑक्साइड, और ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है ये हमें पता है डायमैग्नेटिक कंपाउंड है। ठीक है, और ये जो 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन है ये हमारा ये भी एक डायमैग्नेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है, और इस परऑक्साइड में अगर हम देख भी लें कि हमारे पास जो O2 2- है, इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो ये इसी की तरह सेम होगी, बस यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -2। तो यहाँ पे हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, पेयर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे परऑक्साइड में इसलिए देखते हैं हम कि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। और यहाँ पे दोनों ही जो स्पीसीज है हमारे ये हमारे डायमैग्नेटिक है, तो डी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे बस हमारे करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हो गए, ए, बी और सी। तो आज हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि द कंपाउंड्स फॉर्म्ड अपॉन द कंबसन ऑफ सोडियम मेटल इन एक्सेस एयर इज आर। तो कह रहे हैं कि सोडियम को हम जब एक्सेस एयर में बर्न करते हैं तो वो कौन कौन से कंपाउंड हमें देता है। तो अगर हम सोडियम को ऑक्सीजन में बर्न करें तो ये तो हमें पहले देता है सोडियम मोनोऑक्साइड, ये है सोडियम मोनोऑक्साइड। अब कह रहा है कि एक्सेस ऑफ एयर है, तो मतलब एयर बहुत सारा है, तो अगर ये सोडियम मोनोऑक्साइड यहाँ पे बनाता है और फिर एयर और बचा होता है तो ये और एयर के साथ रिएक्ट करके ये हमें फिर से सोडियम परऑक्साइड दे देता है। तो अगर यहाँ पे लिमिटेड एयर हुआ तो अगर ये बस हीट करने पे हमें ऑक्सीजन के साथ बस सोडियम मोनोऑक्साइड देगा, और अगर ऑक्सीजन और प्रेजेंट है तो वो फिर से उसके साथ रिएक्ट करके हमें सोडियम परऑक्साइड दे देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ए सोडियम परऑक्साइड और बी सोडियम मोनोऑक्साइड। सोडियम सुपर ऑक्साइड ये बना नहीं सकता क्योंकि जो सोडियम की साइज होती है ये छोटी होती है, और जो हमारा सुपर ऑक्साइड का आयन होता है O2- ये
बड़ा होता है तो ये सोडियम हमारा इस बड़े एनायन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, इसलिए सोडियम सुपर ऑक्साइड नहीं बनता और डी सोडियम हाइड हमें नहीं मिलता, क्योंकि जो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे कंबसन हो रहा है हमारा, तो यहाँ पे हमारे पास एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट नहीं होंगे, जिससे जिससे ये जो हमारा सोडियम परऑक्साइड या फिर सोडियम मोनोऑक्साइड रिएक्ट करके हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दे। तो इसी वजह से जो मॉइस्चर होते हैं वो पे कंबसन के टाइम प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए जो हमारा सोडियम मोनोऑक्साइड और सोडियम परऑक्साइड उनसे रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें नहीं दे पाता। तो ये दोनों गलत हैं और हमारे पास ए और बी सिर्फ करेक्ट आंसर होंगे।